नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात मेरे यानी शहजाद के साथ। और आज हम बात करेंगे कि क्या भारत को बांटो और राज करो का प्लान बना चुकी है कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है। 1947 में देश को धर्म के नाम पर बांटा, फिर भाषा के नाम पर बांटा, फिर अलगाववाद के नाम पर टुकड़े टुकड़े किए और आज भी कांग्रेस इसी पॉलिसी को अपनाना चाहती है आने वाले राज्य चुनावों के लिए। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम चुनावों के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस का डिवाइड एंड रूल टूलकिट ये बाहर आ चुका है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार की सरकारें उन्होंने चलाई है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और जो झूठे वादे उन्होंने किए हैं हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में, लोग तो समझ चुके हैं कि किसी भी स्टेट में कांग्रेस का आना मतलब सीधे सीधे विकास पर ब्रेक लगाना और तुष्टीकरण को दावत देना। वैसे तो ये ड्रामा करते हैं इंडी गठबंधन वाले कि इनका नारा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पर सावधान रहिए, जाति के नाम पर हिंदू समाज को बांटो और हिंदू और सनातन को गाली देकर वोट बैंक को साधो, यही इनका असली टूलकिट है। रावण भी तो साधु का ही चोला पहनकर आया था। वैसे इंडिया अलायंस के लोग चाहे कोई भी चोला अपना ले, उनकी नीयत बांटने वाली है। आज मैं आपको कुछ ही देर में 5 ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं जिससे कि इनका टूलकिट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा और साथ ही इनका असली विभाजनकारी एजेंडा क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। प्रमाण नंबर 1, ओबीसी कास्ट सेंसस। दोस्तों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग आजकल ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर बहुत बोलने लगे हैं। राहुल गांधी तो लगातार इस पर बयान देते हैं। जरा सुनिए उनकी बातें कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब हमने ओबीसी कास्ट सेंसस करवाया। इसकी सच्चाई क्या है? यूपीए सरकार ने जो 2011-12 में कास्ट सेंसस करवाया था उसे उसने कभी रिलीज नहीं किया। यूपीए की सरकार इसके सख्त खिलाफ थी। नेहरू जी का कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ थे, यह हवाला देकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस समय के जो मंत्री थे यूपीए सरकार के, अजय माकन, उन्होंने तो खुला पत्र भी लिखा कि हमें कास्ट सेंसस का विरोध करना चाहिए। और देखिए ये ट्वीट कार्ति चिदंबरम का, सुपुत्र है पी चिदंबरम के, वो ट्वीट आज भी मौजूद है कि किस प्रकार से उन्होंने कास्ट सेंसस का विरोध किया। वो तो इसे रेट्रोग्रेड और अन इंडियन बता रहे हैं। जो कास्ट सेंसस यूपीए ने करवाया था उसमें 8 करोड़ से ज्यादा त्रुटियां थी, 8 करोड़ से ज्यादा एरर्स थे और कई करोड़ एरर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को कहने के बाद भी रेक्टिफाई नहीं किए गए। इसमें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं। वैसे इंडी गठबंधन में भी कोई एक मत नहीं है इस कास्ट सेंसस को लेकर। टीएमसी ने तो साफ साफ इसके खिलाफ स्टैंड लिया है। ममता दीदी ने तो इंडिया अलायंस का रेजोल्यूशन जो आया उसमें इसका जिक्र ना हो उसके लिए वो अड़ गई। टीएमसी के एमपी सौगत रॉय ने तो इंडियन एक्सप्रेस को साफ साफ बयान भी दिया कि इस कास्ट सेंसस से लोगों के बीच में बंटवारा होगा, डिवीजन हो जाएगा। अब कांग्रेस बताए कि जब उन्हीं के साथी, उन्हीं के गठबंधन के साथी इसका विरोध कर रहे हैं तो वो उन पर क्या कहेगी। और कांग्रेस के मुख से देखिए ओबीसी सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा ओबीसी का विरोध किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। मंडल आयोग जिसका निर्देश जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, उसकी रिपोर्ट इंदिरा गांधी जी को 1980 में दी जा चुकी थी, परंतु इंदिरा गांधी जी ने और उनके बाद राजीव गांधी जी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसे कभी लागू नहीं किया। उस समय की कांग्रेस का तो नारा ही यह था, न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। जब वीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, परंतु उस समय पर राजीव गांधी ने खुलकर इसका विरोध किया और वो भी लोकसभा के पटल पर। जहां तक कास्ट सेंसस की बात है तो ओडिशा की सरकार ने भी, बीजेडी की सरकार ने भी जब कास्ट सेंसस के सर्वे का बात करना शुरू किया और उसे करवाया, तब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। ओडिशा की कांग्रेस ने विरोध किया इसका। वर्ष 2015 में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया थे, एक कास्ट सेंसस वहां पर भी हुआ था। 2018 तक, जब तक उनकी सरकार रही, उन्होंने इसके फाइंडिंग्स क्यों पब्लिक नहीं किए? आज भी उन्हीं की सरकार कर्नाटका में है। कांग्रेस के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है इस विषय पर। यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है। सच्चाई यही है कि ओबीसी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस तो वही पार्टी है ना जिसके सलमान खुर्शीद ने
बड़े मंत्री भी है और परिवार के निकट भी है। उन्होंने एक बार कहा था कि ओबीसी कोटे में से 4.5% कोटा मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। मतलब कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात उन्होंने की, और यह तो अंबेडकर जी की कल्पना के सख्त खिलाफ है। इसमें तो सीधा सीधा नुकसान ओबीसी समाज का होता है। कांग्रेस ने तो कभी भी ओबीसी का साथ नहीं दिया है। ओबीसी आयोग को भी जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो कांग्रेस की बदौलत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से दिया गया। और जब इस संवैधानिक कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपी कि किस प्रकार से ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है, कौन से राज्यों में, राजस्थान में, बिहार में और बंगाल में तो रोहिंग्याओं को ओबीसी आरक्षण के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है, तब इस पर पूरी तरह से सेक्युलर सन्नाटा छाया रहा। यही असली चेहरा है कांग्रेस पार्टी। प्रमाण 2, हिंदू सनातन को गाली, विभाजन की आग लगा दी। जब से इंडी गठबंधन की मुंबई में मीटिंग हुई है, एक पैटर्न आपने नोट किया होगा। वैसे तो इनमें कोई कंसेंसस नहीं है, ना लोगों पे, ना लोगों के लिए क्या करना है, ना झंडे पर, ना एजेंडे पर, ना नेता पर, ना नीति पर। कंसेंसस सिर्फ एक बात का है कि हिंदू को देनी है गाली, लेनी है वोट बैंक की ताली। तब से उदयनिधि स्टालिन का सनातन को खत्म करने वाला बयान आता है, फिर प्रियांक खड़गे का बयान आता है जिसमें वो सनातन की तुलना बीमारियों से किए जाने पर सहमति जताते हैं। जी परमेश्वर कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री हिंदू धर्म को लेकर अजीबोगरीब बयान देते हैं। ए राजा ने तो हिंदू धर्म की तुलना एड्स से कर दी और ग्लोबल मेनेस भी कह दिया। क्या ये सब संयोग है? डीएमके के एक मंत्री पवन मुंडी जी ने तो साफ साफ बता दिया कि ये कोई उनकी पार्टी का नहीं, इंडी गठबंधन का एजेंडा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो हिंदू को गाली देने के अलावा कुछ हिंदू आस्था के केंद्र पर भी, उनके दस्तावेजों पर भी, उनकी मान्यताओं को भी निशाने पर लिया गया। रामचरितमानस को आरजेडी के चंद्रशेखर मंत्री है, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म को धोखा ही बोल दिया। तिलक लगाने वालों पर भी हमला किया गया आरजेडी के द्वारा। और उसी समय पर आपको याद होगा ममता दीदी और सिद्धरमैया जी दोनों का एक वीडियो सामने आता है कि वो तिलक लगाने से इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई। मनोज झा से ठाकुरों पर विवादास्पद बयान दिलवाया गया पार्लियामेंट में। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। कुल मिलाकर एजेंडा बिल्कुल साफ है। हिंदू समाज में एक के बाद एक दरार और फॉल्ट लाइंस पैदा करो, जाति के आधार पर, कभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं तो फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड ही कर दो। दूसरी तरफ ये लोग वही हैं जो पिछड़ों की बात तो करते हैं, परंतु मुस्लिम समाज में जो पसमानदा है, जो लगभग 85% है मुस्लिम समाज का, उसकी तरफ तो ये देखते तक नहीं। उनसे कहते हैं कि मुस्लिमों एक हो जाओ। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल टेलीविजन पर बहुत सारे सर्वे चलने लगे हैं। कौन जीतेगा मध्य प्रदेश, कौन जीतेगा छत्तीसगढ़, कौन जीतेगा राजस्थान। उसमें हिंदू समाज को अगड़े, पिछड़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी, जाट, कुर्मी सब में बांटा जाता है। पर कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा विश्लेषण हो कि कौन से समाज से आते हैं दूसरे धर्म के लोग? ये नहीं किया जाता, केवल हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है। प्रमाण 3, महिलाओं में भी डिवाइड एंड रूल। अभी हाल ही में आपने कांग्रेस की एक नेत्री रागिनी नायक का वायरल वीडियो देखा होगा, जहां पर किस प्रकार से कांग्रेस महिला आरक्षण में भी विषय को जाति पर ले जाने की और महिलाओं के बीच में विभाजन करवाने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रही है। नहीं देखा तो देखिए ये वीडियो। क्योंकि फिर वो 118 कांग्रेस भी लड़ाएगी, 118 भाजपा भी लड़ाएगी, वरना हम लड़ा रहे हैं, दूसरा नहीं लड़ा रहा। दीदी अभी जो लिस्ट आई है उसमें एक भी ओबीसी नेता नहीं। कौन सी लिस्ट आई? 40 की लिस्ट सेकंड वाली है, इसमें एक भी ओबीसी महिला है पक्का। सोचिए आज 27 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ निश्चय की वजह से नारी शक्ति वंदन कानून पारित हुआ, जो महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। परंतु कांग्रेस को इसमें भी डिवाइड एंड रूल करना है। इस आरक्षण में भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षण नहीं है, इसको उठाकर महिलाओं को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जिसने 2010 में जब विमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पारित किया, तब उसने कोई भी ऐसा कोटा नहीं रखा था ओबीसी समाज के लिए। और जब सोनिया गांधी से पूछा गया इसके बारे में, तो सुनिए सोनिया गांधी ने क्या कहा। I would say, who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserved 33%? Who's going to prevent them from doing it?
और तो और यूपीए की सरकार ने तो साफ साफ कह दिया ओबीसी कोटा नहीं होगा, क्योंकि आज भी ओबीसी को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सीट्स पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर कांग्रेस ओबीसी महिलाओं के लिए सच में इतनी चिंतित थी तो 2010 से लेकर 14 तक उसको यह बात क्यों याद नहीं है? तब तो आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां जो बिल की कॉपियां फाड़ रहे थे इसी मुद्दे को लेकर, वो उनके साथ थी। सच तो यह है कि कांग्रेस जानती है कि ऐसा सुझाव महिलाओं का नुकसान करेगा। जब पंचायती राज में आरक्षण दिया गया तब भी महिलाओं को कोई ओबीसी वर्ग में या अन्य वर्ग में नहीं बांटा गया, कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई। और कांग्रेस को कौन सी ताकत रोकेगी अगर वो अपनी सारी की सारी आरक्षित सीटें ओबीसी महिलाओं को दे दे ना। यही तो सोनिया जी ने कहा था। कांग्रेस ने तो केवल एक ही परिवार की महिलाओं को हमेशा अवसर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 85 सांसद ओबीसी समाज से है, 27 केंद्रीय मंत्री हैं, 40% एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी समाज से ही आते हैं। कांग्रेस के तो कुल 52 सांसद है। कांग्रेस को अगर इतनी ही चिंता थी पिछड़े वर्ग के महिलाओं की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एसटी वर्ग से आती है, उनके खिलाफ उन्होंने न केवल प्रत्याशी उतारा बल्कि उन्हें राष्ट्रपत्नी और दुष्ट मानसिकता से ग्रसित यह बताकर उनका अपमान भी किया। और आज भी आप देखते होंगे कि महिलाओं को बांटने के लिए किस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से एक और बयान आया है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। वो कहते हैं कि इस आरक्षण के वजह से लिपस्टिक लगाने वाली और बॉबकट वाली महिलाएं जो है वो संसद में आ जाएंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महिला के नाम पर लिपस्टिक वाली बॉबकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। यह बयान केवल महिला विरोधी नहीं है, दरअसल उस मंशा को बयान करता है जो शहरी और ग्रामीण महिलाओं में भेद करना चाहती है। सोचिए, जिस संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए महिलाओं ने लगातार संघर्ष किया, उसको भी बांटने का माध्यम बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस। प्रमाण 4, सिविल सर्विसेज में भी जाति का कार्ड। एक बात जो राहुल गांधी लगातार ओबीसी के विषय में उठा रहे हैं वो तो और भी खतरनाक है कि भारत में कुल 90 सेक्रेटरीज में से केवल 3 ओबीसी सेक्रेटरी है। इसका मतलब देश के संसाधनों पर केवल 5% हिस्सेदारी ओबीसी समाज की है। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। इस प्रकार का तर्क वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज को लेकर भी दे रहे हैं। मतलब राहुल गांधी अब भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को भी जाति में बांटना चाहते हैं। सोचिए कि ये जानते हुए भी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में पहली बार रिजर्वेशंस ओबीसी के लिए 1992 में लागू हुए थे और उसके बाद 1995-96 में पहली बैच ने ज्वाइन किया। मतलब उस बैच से पहले ये कैटेगराइजेशन होता ही नहीं था। आज जो सेक्रेटरीज एम्पैनल हुए हैं उनका कट ऑफ ईयर 1992 है। मतलब कि जब वो कैटेगरी 1992 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो आज वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे दिखेगी। इसीलिए तो 2004 से लेकर 14 तक कितने ओबीसी सेक्रेटरीज यूपीए की सरकार ने बनाए थे, इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं होगा। कांग्रेस आज 4 राज्यों में सत्ता में है। जो 4 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक। चारों राज्यों के टॉप ऑफिसर, मतलब कि सबसे ऊपर जो ऑफिसर रहता है चीफ सेक्रेटरी, वो सभी सामान्य वर्ग के हैं। जब कांग्रेस सेंटर में भी थी तब ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी समाज से केवल 2 ही थे। आज वो संख्या 2023 में 63 है, 63। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी या मनमोहन सिंह जी, उन सभी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जनरल कैटेगरी से ही आते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश में एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है तो वो प्रधानमंत्री की होती है। पिछले 60-65 वर्षों में कितने ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए? प्रधानमंत्री तो एक भी नहीं बनाया। परिवार से तो बहुत सारे बनाए, नेहरू जी को बनाया, इंदिरा जी, राजीव जी बने, पर किसी ओबीसी को नहीं बनाया। आज तो मोदी जी स्वयं ओबीसी समाज से है। क्या इंडिया अलायंस वाले डिक्लेयर करेंगे कि उनका अगला प्रधानमंत्री का चेहरा ओबीसी समाज से होगा? क्या ममता दीदी इसको स्वीकार लेगी? क्या राहुल गांधी इसको स्वीकार लेंगे? क्या केजरीवाल इसके लिए मानेंगे?
जहां तक सीएम की भी बात है तो भारतीय जनता पार्टी जब से जन्मी तब से लेकर आज तक एक स्टडी ने बताया है कि 30% भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि यह आंकड़ा केवल 17% है कांग्रेस पार्टी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी के 85 एमपी मतलब 29% एमपीज ओबीसी है। 1398 एमएलए में से 27% एमएलए ओबीसी वर्ग से आते हैं। 163 एमएलसी में से 40% एमएलसी ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो कुल मिलाकर 52 सांसद। प्रमाण 5, आर्मी में भी बांटने की सियासत। अगर इतना काफी नहीं था तो कांग्रेस पार्टी अब भारत की सेना, जो भारत की एकता और अखंडता को हमेशा सुरक्षित रखती है और जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, ना धर्म का ना जाति का, वहां पर भी कांग्रेस बंटवारा करवाना चाहती है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो भड़का रहे हैं कि किस प्रकार से ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन का ज्यादा फायदा ऑफिसर्स को मिलता है ना कि जवानों को। सुनिए ये बयान। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता का परिचय है। जो काम पाकिस्तान या चाइना करे तो समझ में भी आता है वो देश के दुश्मन है। देश का एक सांसद ये काम कर रहा है, वो भी ऐसा सांसद जिसके परिवार ने ओआरओपी की मांग को लगातार 40 वर्षों तक लटकाए रखा। उल्टा इंदिरा गांधी जी ने तो ओआरओपी को 1973 में समाप्त कर दिया था। सोचिए 1971 में इतनी बड़ी युद्ध जीतने का काम भारत की सेना करती है और कांग्रेस ने सामने सेना को यह तोहफा दिया। ना नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया 60 वर्षों तक, 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस भी नहीं मनाया, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दिया, और जाते जाते यूपीए 2 की सरकार ने ओआरओपी के नाम पर केवल 500 करोड़ रुपए दिए। 500 करोड़। आज ओआरओपी का जो लाभ है वो कम से कम 26 लाख लाभधारियों को मिलता है। उसमें एक्स सर्विसमैन हैं, 60,000 से ज्यादा वीरांगनाएं हैं, और जो लाभ मिलता है उसमें से 86% जेसीओ, एनसीओ और अन्य रैंक के हमारे सैनिक हैं। 14% ऑफिसर। कुल मिलाकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये जो प्लान है वो यही है, हिंदू को बांटो, महिलाओं को बांटो, जातिवाद का जहर घोल दो समाज में, और ये केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है, इसलिए देश को बांटो। आप सभी को सावधान रहना होगा और इनका असली चेहरा समझना होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए भारत की बात मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।